हमने एक साल में देखा कि और ये महसूस भी किया कि हम ज्यादा देर तक खुश रहकर भी किसी नतीजे तक हासिल नहीं पहुंच सकते और हम लोग ज्यादा खफा रहकर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। और यही वजह थी कि हमारे जो लद्दाख के लीडर्स हैं उन्होंने इसको भांपते हुए, इस मसले की संजीदगी को, इस मसले की हसासियत को भांपते हुए लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क़याम अमल में लाया और लोगों के जो हुकूक सल्ब हो रहे हैं, जिस तरह मुसलसल हम देख रहे हैं कि लद्दाख में डेमोक्रेसी नामी कोई चीज नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हवाले उनके रहम करम पर पूरे लद्दाख के अवाम को छोड़ दिया गया है, जो किसी भी तरीके से लद्दाख के लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हम आए और लद्दाख के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम बैठ करके कुछ प्लान मुरतब करें ताकि आइंदा हम लद्दाख को किस जहत में, किस रास्ते पे ले जाएं, किस ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं, इसका फैसला कर सके। और यही वजह हुई कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर ये 4 पॉइंट एजेंडा मुरतब किया, जिसमें स्टेटहुड की डिमांड सर-ए-फहरिस्त और फिर उसके बाद 6 शेड्यूल, जो कि हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन 95% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, इसलिए तमाम हमारे जो लैंड के, कल्चर के, हमारी एथनिसिटी के जो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड हमने रखी है सरकार के सामने। और फिर एक बेरोजगारी का न थमने वाला जो सिलसिला है वो शुरू हुआ पूरे लद्दाख के अंदर, और आज हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे PhD होल्डर्स वो सड़कों पे घूम रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं है रोजगार का सरकार के पास, और कोई प्लान नहीं है। और लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की जब बात आई तो सरकार की तरफ से ये कहने में सुना हमने कि हमारा कोई प्लान नहीं है फिलहाल लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि लद्दाख के लोगों को पूरी तरीके से डिसएम्पावर किया गया, लद्दाख के लोगों को पूरी तरीके से दीवार पे धकेला गया। और चौथी जो हमारी डिमांड थी कि क्योंकि सरकार का खुद का अपना दावा था कि हमने लद्दाख के लोगों को एम्पावर करना है, तो हमने ये डिमांड सरकार को रखी, अगर आपने सीरियस हैं आप इस अपनी बात पर, तो लद्दाख के लोगों को, लेह और करगिल के लोगों को अलग अलग नुमाइंदगी दी जाए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हमारी जो नुमाइंदगी है वो मजबूत हो सके। तो इन 4 एजेंडाज को लेकर, इन 4 पॉइंट्स को लेकर हमारी क़यादत स्ट्रगल कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, और सरकार से बातचीत के लिए हमेशा हमने दरवाजे खोल रखे हैं। लेकिन सरकार के जरिए जो डिलाइन टैक्टिक्स है और एक नफ्सियाती तौर पर थका रहने का एक जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। जैसा कि आपको मालूम है, लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, जहां एक तरफ आपको चाइना का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ एक पाकिस्तान का बॉर्डर है। और लद्दाख के लोगों को भी इस वक्त जो है महरूम कर देना और डिसअपॉइंट कर देना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वो लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को समझे, और लद्दाख के लोगों के रिश्ते सरकार ने जो अपने प्रॉमिस किए हैं, हम किसी और की बात नहीं, खुद सरकार के जो जुबानी जो वादे सरकार ने किए हैं कि हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे लद्दाख के लोगों को, हम लद्दाख के लोगों को जो है वो मर्ज किया है हमने इंडिया में, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार ने 370 के हटाने के बाद दावे किए थे, तो वो चीजें दें। लेकिन आपको ये भी बताएं कि जब हम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में थे, लद्दाख की एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन लद्दाख को थी कि लद्दाख का एक रिप्रेजेंटेटिव एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का और उससे अनवोट करने का भी पावर रखता था। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट जम्मू कश्मीर की जो सरकारें हैं वो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के वोट से हुकूमत बनी है और हुकूमत से वो बेदखल भी हुए हैं। तो एक ऐसे स्टेट को, ऐसे एरिया को डिसएम्पावर करना, मुझे लगता है लद्दाख को एम्पावर करना नहीं, लद्दाख के लोगों के साथ मजीद जो है ज्यादती करना है। और सरकार को चाहिए कि हमारे इन 4 मुतालिबात को सुने, उन्हें एड्रेस करे, और लद्दाख में ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है रेजिस्टेंस दिखाने का, इस सिलसिले को सरकार खत्म करे। बहुत बहुत शुक्रिया। में से जिसको भी कोई क्वेश्चन चुनी हो तो प्लीज एक आदमी एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछ गया। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग जैसा बताए कि लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हुए, अभी जंतर मंतर पे हुआ, अभी तक सरकार से
से आपकी तरफ कोई रीच आउट तो हुआ नहीं है, तो आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, आगे क्या करने का सोच रहे हैं? देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको परमिशन देता है वो ये है कि आप प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, और जहां प्रोटेस्ट करने का भी आपको राइट न मिले तो आप समझ लीजिए कि दैट इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में जहां एक्सपेक्टेशंस होती हैं और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो वहां प्रोटेस्ट होता है। तो हम चाहेंगे कि अगर सरकार हमारे मुतालिबात को नहीं सुनती है तो हमारे पास यही है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिए राइट्स हैं उन तमाम राइट्स का अधिकार का हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपने प्रोटेस्ट को मजीद इंटेंसिफाई करेंगे। नेक्स्ट सर, पर्यावरण को लेकर क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं? जी, पर्यावरण के हिसाब से अगर देखें पिछले दशकों में तो बहुत तब्दीलियां आई हैं। जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर खासकर वो बहुत तेजी से पिघलते जा रहे हैं। जिन ग्लेशियर्स पर से मैं पुलों से गाड़ी में जाया करता था खारदुंगला से, जो कि सड़क तक थी, वो अब आधा किलोमीटर ऊपर हो चुका है। वहां किसी पुल का या ग्लेशियर का कोई नाम नहीं है। और जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये खामोशी से नहीं पिघलते हैं, ये बाढ़ के शक्ल में आ जाते हैं। और ऐसे बाढ़ें, ग्लेशियल फ्लड्स, बहुत इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और उसके साथ ही क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब दर्जा हरारत इस तरह बढ़ रहा है कि जो मानसून के बादल हैं वो भी हिमालय को पार करके लद्दाख की तरफ पहुंच पा रहे हैं, जिसके वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना, जो कि 2010 में आप सबने देखा, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब लोग लापता या मारे गए थे। तो इस तरह की चीजें एक तरह से सिलसिलेवार हो गए। एक साल आपको बाढ़ देखने को मिलेगा और दूसरे या तीसरे साल आपको अकाल देखने को मिलेगा। अकाल इसलिए क्योंकि अब ग्लेशियर्स कम रहे हैं तो पानी भी कम आ रहा है। फिर जब ऐसे हालात आए कि गर्मियों में जल्दी पिघल जाएं तो बाढ़ आ जाती। तो इस तरह के कई हालात देखने को मिल रहा है। और हाल ही में एक कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया जिसमें ये दिखा कि मुकामी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं लोकली, उससे और ज्यादा पिघल रहे हैं। द्रास के एरिया में 17 ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स से बहुत तेज पिघल रहे हैं, सिर्फ हाईवे के नजदीक होने से। तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज आए, माइनिंग आए, तो ये और भी तेज होगा, जो कि लद्दाख ही नहीं पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो नेक्स्ट आपका जो आगे क्या आपका प्रोग्राम रहेगा प्रोटेस्ट के? बता दिया, वो तो हमने बता दिया। जैसे कि हमारी लीडरशिप ने भी ऑलरेडी ऐलान किया है कि 2023 और 2024 में अगर हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं तो हम अपना जो प्रोटेस्ट है उसको इंटेंसिफाई करेंगे और डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली जितना हमारा हक बनता है, जहां जहां तक हम जाके, जिस लेवल तक हम जाके अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हम करेंगे। Development has not happened in the last 3 years. What are the developments which were expected which hasn't happened? डेवलपमेंट हैजंट हैपेंड तो मैंने नहीं कहा, मगर हाँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट लगभग 0 रहा है 3 सालों में, जबकि उम्मीद हमें दी गई थी कोई 12,000 नौकरियां होंगी वगैरह। डेवलपमेंट का ये है कि लद्दाख ऐसा कुछ मांग भी नहीं रहा है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री आए, या बल्कि डरते हैं उससे। मगर ऐसा भी नहीं है कि डेवलपमेंट हो ही ना उसको रोकें, सिर्फ ये मांगते हैं कि मुकामी लोगों के साथ मशवरे के साथ कंसल्टेशन विद द लोकल इंडिजिनस पीपल हो। और इसके लिए ये जो शेड्यूल 6 का मैकेनिज्म है वो सबसे पुख्ता, जो कि आइन में है, संविधान में है, वो देखा जाता है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने डेवलपमेंट की बात कही, पिछले 3 साल में हमारे राजनिवास के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखाने के लायक हो हम कह सकें कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज बनाया। डेवलपमेंट के स्तर पे भी कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। आज भी आप देखें, जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है कारगिल में, लद्दाख यूनिवर्सिटी।
और पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा कि उस यूनिवर्सिटी कैंपस से रजिस्ट्रार, डीन और वाइस चांसलर का ऑफिस 250 किलोमीटर दूर है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, पिछले 3 साल से हमारे यहाँ बजट का काफी शोर किया जा रहा है कि हमने इतना बजट लद्दाख के लोगों को दिया है, 6,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया है। और पहली चीज ये है कि होम मिनिस्टर साहब खुद ने कहा है कि लद्दाख का जो बजट होगा वो नॉन लैप्सेबल होगा, बट अभी भी ये पूरा बजट जो है लैप्सेबल है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जितना हिस्सा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को मिलना चाहिए, तकरीबन 250 करोड़ पर काउंसिल मिल जाता है, तो ये बिल्कुल 10% का हिस्सा भी नहीं बनता है। और तीसरी एक अहम चीज, बजट के दौरान हर बार कुछ नए एयरपोर्ट्स की बात को सामने रखी जाती है, कुछ नए इलाकों को उड़ान स्कीम के अंदर ऐलान किया जाता है। और इसी तरह कारगिल एयरपोर्ट को 2 बार ऐलान किया गया है कि ये उड़ान स्कीम के अंदर आएगा, और आज तक इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हत्ता यह है कि जहां एयरपोर्ट है, आज वहां का आप किराया देख सकते हैं कि आपको लंदन जाना आसान हो गया है, लेह जाना जो है वो सबसे बड़ा महंगा टिकट आपको मिलता है 30-40 हजार में। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट की जो परिभाषा है वो क्या है सरकार की। Anyone else? सर, हमेशा से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है जो रूलिंग पार्टी है और जैसे एपेक्स बॉडी केडीए है और स्टूडेंट यूनियन का पार्टी जो इश्यूज रेज कर रहे हैं, और एचपीसी भी कुछ हद तक वो एग्री कर रहे थे कि एक टेबल पे बैठ के डिस्कस किया जा सकता है। क्या इतना स्ट्रेच जरूरी है? क्या टेबल पे बातचीत हो सकती है? कुछ उनके पॉइंट्स, कुछ आपके पॉइंट्स, तो ऐसे लोग भी काफी कंफ्यूज है इस टाइम लद्दाख के वासी। कुछ कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल में सपोर्ट करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं सपोर्ट होना चाहिए। तो एक टेबल पे बैठ के क्या वो पॉइंट्स जो है लद्दाख के हित में डिस्कस हो सकता है? पहली चीज तो ये है कि सरकार को जो बात करनी है ये एपेक्स बॉडी और केडीए के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ करनी है। और सरकार इस सिलसिले में अगर वो क्लियर है कि हमने एपेक्स और केडीए से बात करनी है, तो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाना ये जस्टिफाई नहीं करता है। जो एपेक्स बॉडी और केडीए के मेंबर नहीं है उनको इसमें शामिल करना। दूसरी बात, जिस एजेंडे के तहत बातचीत करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है, हमारे जो 4 डिमांड्स है उन मुतालिबात को लेकर हमने सरकार से बात करनी है। और सरकार का अगर ये कहना हो कि हम इन 4 डिमांड्स को नहीं बल्कि ये दूसरे इश्यूज पे हम बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो किसी भी डायलॉग के लिए थोड़ा उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होना, और दूसरी चीज जो है उसमें एक सीरियसनेस दिखाना बहुत जरूरी है। और हमने बिल्कुल कतन जो है वो हाई पावर कमेटी को बाइकआउट नहीं किया है, हमने सिर्फ इसके कंपोजिशन पे एतराज किया है और इस एजेंडा को आइडेंटिफाई करने को कहा है। और हमने कहा है कि जिस दिन सरकार ये आइडेंटिफाई करके कंपोजिशन ठीक करेगी, हम बातचीत के लिए उसी दिन तैयार हैं। कुछ बिग बिजनेस हाउसेज हैं जो वहाँ पे सोलर पार्क्स बनाना चाहते हैं लद्दाख, इसके बारे में ये सोलर पावर का जो पार्क है, बिग बिजनेसेस तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भारत सरकार का स्कीम है। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन एज एन इंजीनियर और एनवायरमेंटल इंजीनियर मैं बताऊं आपको, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से किया जाता है कि आप नीचे की जमीन जो वहां के चरवाहे हैं उनको अवेलेबल रखें, उनके घास वहां उग सकें, और ऊपर से जो धूप से पावर आता है वो देश के काम आए, तो उतना बुरा नहीं है। मगर अगर पूरे जमीन को कैप्चर करें और चरवाहों को, जो कि पश्मीना प्रोड्यूस करते हैं, जो कि भारत का एक बहुत ही माना हुआ उत्पाद है, उनको बेदखल करते हैं जमीन से, तो ये लोगों के लिए अमान्य होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे एग्रोवोल्टाइक्स कहते हैं, जहां पर आप जमीन को नहीं छेड़ते हैं, वहां आप खेती कर सकते हैं या चारा उगा सकते हैं और ऊपर आप बिजली ले सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट से लोकल लोगों को फायदा हो, चरवाहों को खासकर, और उनका नुकसान नहीं हो, उनका जमीन न चला जाए, तो हाँ, सोलर एनर्जी तो बहुत उम्मीद की किरण है पूरे देश के लिए भी। हम कार्बन न्यूट्रल
होना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रोकना चाहते हैं जिससे कि लद्दाख के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये जरूरी है, मगर इस तरह नहीं कि वहां के चरवाहे अपना जमीन खो बैठे। Anyone else? सर, जिस तरह से जो डिमांड आपने रखी है, डिमांड में काफ़ी बार वायलेशन देखने को मिला कि यूटी विथ लेजिस्लेचर या 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। एक ही डिमांड है कि या कुछ और आप लोग इस पे क्या कहेंगे कि 6 शेड्यूल चाहिए या यूटी विथ लेजिस्लेचर चाहिए या स्टेटहुड चाहिए? पहली चीज तो ये है कि डिमांड करना जो है ना वो कोई बुरी बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब से एपेक्स बॉडी और केडीए ने ज्वाइंट हमने एजेंडा फिक्स किया है, तब से हमने कोई किसी किस्म का वेरिएशन नहीं हुआ है पिछले 3 साल से, और यूटी बने हुए 4 साल में। और जो यूटी जब आई तो आनंद फानंद में आई। जाहिर सी बात है जब कहीं पे कोई हादसा होता है तो वहां काफी चीजें जो है उसमें वेरिएशन आता है, चीजों को समझने, चीजों को अंडरस्टैंड करने में वक्त लगता है। तो अब जब लद्दाख के पूरे लोग मिल के 4 पॉइंट पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यही हमारा जो है एजेंडा है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी को हम आगे रखें। अच्छा, वहाँ पे Anyone else? राजनीतिक लोकतंत्र, ये लास्ट क्वेश्चन। राजनीतिक लोकतंत्र की क्या स्थिति है वहाँ पे लद्दाख में? क्योंकि हम लोगों को दिल्ली में रहते हुए नहीं पता, तो थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में। थोड़ा मैं बताऊंगा, थोड़ा वांगचुक जी बताएंगे। मैं जो बताऊंगा जैसे करगिल के संदर्भ में बताऊंगा कि किसी भी प्रोटेस्ट के लिए खासकर हमारे स्टूडेंट्स सिचुएशन बता रहे थे, मगर पूरे स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। जैसे चुने हुए प्रतिनिधि लद्दाख का फैसला नहीं करते हैं, ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने समझ बूझ से या अनजाने से जो भी करते हैं, और उस पर यह है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लोकल एक्सपीरियंस के नहीं होते हैं, वो सिर्फ 3 साल 5 साल के लिए आते हैं, उनको नहीं समझ आता है लद्दाख का, जब तक समझ आ जाए तो वो चले जाते हैं और कोई समझने के लिए आ जाते हैं। तो इससे लद्दाख जैसे इलाके का जो कि इतना मुख्तलिफ है, अलग है बाकी देश से, मैं तो कहूंगा दुनिया से अलग है, ये किसी और ग्रह की तरह ज्यादा दिखता है। अगर आप जाएंगे मंगल या चांद, तो उसको कोई अनजान कैसे उसका देखभाल कर सकता है? वो एक तो क्योंकि उन पर किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो ऐसे फैसले करेंगे जो शायद मुतासिर हो, असर अफेक्टेड हो कमर्शियल इंटरेस्ट से या किसी भी और इंटरेस्ट से, रादर देन लोकल इंटरेस्ट से।